चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम बन गए थे। पंजाब के राजनीतिक इतिहास में पहले मुख्यमंत्री दलित समुदाय से वो बने थे। राजभवन में राज्यपाल की ओर से उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। साथ ही डिप्टी सीएम के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी दंगल के बीच पंजाब को नया सीएम मिल गया है। कांग्रेस ने सिख दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ पंजाब की कमान सौंपी है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम बने हैं। राजभवन में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। इसके साथ ही पंजाब के पहले दलित सीएम भी बने हैं। उनके साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, तो वहीं ओपी सोनी ने भी डिप्टी सीएम पद के रूप में शपथ ग्रहण की। चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। चरणजीत सिंह चन्नी को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शपथ दिलाई। मैं चरणजीत सिंह चन्नी अपने कर्तव्यां ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਰਕਰਣ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। तो वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के मंत्री वजों मेरे ध्यान में जान लिया जाएगा ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ज्ञात ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। मैं ईश्वर की सौं चुकना हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखागा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी राजभवन पहुंचे और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और दोनों डिप्टी सीएम को बधाई दी। इस दौरान पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। बहरहाल पंजाब को नया सीएम मिल गया है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना सीएम चेहरा बदला है। पंजाब की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकार मानते हैं कि चरणजीत सिंह के जरिए कांग्रेस ने चुनावों से पहले दलित कार्ड फेंका है। आपको बता दें कि पूरे देश में पंजाब में सबसे ज्यादा दलित हैं। पिछले चुनावों में ये वोट बैंक बिखरा हुआ नजर आया था। ऐसे में इसे कांग्रेस की दलितों के बिखरे हुए वोटों को एकजुट करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि इससे पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा को सीएम बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आखिरी मौके पर चन्नी के नाम का ऐलान किया गया। बहरहाल अब चन्नी के सामने ये चुनौती है कि आने वाले चुनावों में वो किस तरह से कांग्रेस को जीत दिला पाते हैं। तो पंजाब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस हाईकमान की ओर से बड़ा मास्टर स्ट्रोक ही खेला गया है, लेकिन क्या अब पंजाब कांग्रेस एक हो पाएगी? क्या चन्नी की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक साथ आ पाएंगे? क्या पिछले तमाम वादों को चन्नी पूरा कर पाएंगे? पिछले दिनों जो 18 वादों की लिस्ट कांग्रेस हाईकमान की ओर से कैप्टन को सौंपी गई थी, उन तमाम वादों को इस कम समय में चन्नी पूरा कर पाएंगे? और क्या वाकई जातीय समीकरण साधने का कांग्रेस को फायदा मिल पाएगा चुनाव में या फिर नहीं? ये भी अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। कोटद्वार में वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब में मचे घमासान को लेकर हरीश रावत को जिम्मेदार ठहराया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद से सियासी भूचाल थमा नहीं है। पड़ोसी राज्यों में भी इसकी आंच दिख रही है। बात हरियाणा की करें या फिर उत्तराखंड की, बीजेपी ने मौका देखकर कांग्रेस पर तंज कसने में देरी नहीं की है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पंजाब प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जुबानी वार किया।
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा, मैंने 2 महीने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। हरीश रावत ने उत्तराखंड में खंड विखंड कर दिया है, अब पंजाब में भी करेंगे। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पंजाब के सीएम को इस्तीफा देना पड़ेगा। कि मैंने 2 महीने पहले कहा था कि हरीश रावत जी जब प्रभारी हुए थे, और मैंने तब कहा था किसी चैनल में इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हरीश रावत जी ने उत्तराखंड में तो खंड विखंड कर दिया, वो पंजाब में भी करेंगे। चैनल मेरे उस बयान को चला रहा है कि मैंने बहुत पहले ये बात कही थी, और वही बात आज सही निकली। बहरहाल कैप्टन ने इस्तीफा दे दिया है और पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। इसी बीच बीजेपी को भी जुबानी हमला करने का मौका मिल गया है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री ने सीधा सीधा हरीश रावत को जिम्मेदार ठहराया है। हरियाणा में लंबे समय बाद अब पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं। पहले दिन भारी संख्या में स्कूल में पहुंचे बच्चों के बाद स्कूलों में रौनक लौट आई। लंबे समय से बंद हरियाणा के प्राइमरी स्कूल अब से पूरी तरह खुल गए। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद पहली से तीसरी तक के छात्रों की कक्षाएं शुरू हो गई। स्कूलों को शिक्षा विभाग की तरफ से जारी एसओपी का पालन करने का निर्देश दिया गया। दरअसल अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के समय हरियाणा सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया था। प्रशासन ने बताया कि स्कूलों में इन कक्षाओं को शिक्षा विभाग की ओर से जारी एसओपी की अनुपालना करते हुए चलाया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के एसआरएस लैब स्कूल की तो तस्वीरें ही कुछ अलग सी आई। यहाँ 1.5 साल बाद स्कूल पहुंचे मासूम बच्चों में काफी खुशी नजर आई। बच्चों को कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए स्कूल में प्रवेश करवाया गया। लंबे समय बाद स्कूलों में लौटी रौनक को देख अध्यापकों के चेहरे भी खिले नजर आए। 1.5 साल हो गए, स्कूल नहीं खुले, घर पे मन नहीं लगता, पढ़ाई नहीं होती। और अब स्कूल खुले तो कैसा लगा? अच्छा लगा। मार्च 2019 के बाद अब स्कूल खुले हैं। इतने लंबे टाइम तो स्कूल खुलने के बाद बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि बच्चे रेगुलर स्कूल आते रहें, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। मास्क भी है, प्रॉपर हर चीज़ का सैनिटाइजेशन भी हो रहा है, थर्मल स्कैनिंग भी हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चे स्कूल आएँ, क्योंकि जो ऑनलाइन स्टडी है उससे बच्चे अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ पा रहे। जो फर्स्ट सेकंड के बच्चे उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती। जब वो बच्चे क्लास में आएंगे, जो इंटरेक्शन हमारे साथ होता है बच्चों का डायरेक्ट, वो नहीं हो पाता। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चे रेगुलर स्कूल आएँ, ठीक है, क्योंकि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। वहीं पंचकुला में भी स्कूलों में बच्चे पहुंचे। शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूल प्रबंधकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके उचित प्रबंध स्कूलों में देखने को मिल रहे हैं। स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। हम सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, और बच्चों की सुविधा के लिए हमने कमरे जो है कल सैनिटाइज करा दिए गए थे। छुट्टी थी कल, और कल कमरे जो है पूरे सैनिटाइज करा दिए गए हैं। हर एक बच्चे की थर्मल स्कैनिंग हो रही है। मास्क रखे हुए हैं, जो बच्चा घर से पहन के आएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हम मास्क हम प्रोवाइड कर देंगे। और भी जो टीचर्स हैं उनको भी बताया गया है कि बच्चों का थोड़ा अलग अलग बिठाएं, थोड़ा दूरी रखवाएं। कुछ छोटे बच्चे हैं तो वो खुद नहीं कर पाते, तो टीचर्स पूरी उनको देखेंगे उनको। समय के साथ महामारी में कमी और सिस्टम में सुधार के बाद जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है। स्कूलों में रौनक लौटने लगी है, काम धंधे शुरू हो चुके हैं। ये सब पहले की तरह जारी रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम सब कोरोना नियमों की पालना करें, क्योंकि महामारी अभी कम हुई है, खत्म नहीं। धर्मनगरी का युवा वैज्ञानिक लाखों करोड़ों का पैकेज छूट सेवा भावना में जुटा है। समक्ष ने मरीज बुजुर्गों पर फोकस कर उनके जीवन को आसान बनाने के लिए एक के बाद एक कई आविष्कार किए हैं। कुछ करने का जुनून हो, और वो भी मानवता के लिए, तो इंसान अपने दिल की सुनता है, भले ही दिमाग कुछ भी कहता रहे। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कुरुक्षेत्र के इस युवा वैज्ञानिक ने। युवा समक्ष ने इंजीनियर बनने का सपना देखा और नामी गिरामी थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से पहले इंजीनियरिंग, फिर MBA की डिग्री की। लेकिन जब मानवता की सेवा की बात आई तो उसने लोगों का जीवन आसान करने के लिए लाखों करोड़ों का पैकेज ठुकराकर खुद घर पर ही प्रयोगशाला बनाकर एक से एक आविष्कार करने शुरू कर दिए। मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से इस लाइन में आया। मैं थापर से मैंने इंजीनियरिंग करी, वहाँ से मैंने MBA की। उससे पहले मैंने 5-6 कॉलेज भी छोड़े, सिर्फ इसीलिए कि मैं ढूंढ रहा था कि कोई जगह हो जहाँ से मुझे एक एक्सीलेंस मिल सके। मैं
मैं एक एक्सीलेंट बंदा बन सकूं। समक्ष ने एक के बाद एक कई आविष्कार किए, जिनमें से कुछ का पेटेंट हो चुका है। चरम तक पहुंचे आविष्कारों में इनर कप, पॉप अप, पिल डिस्पेंसर, टूथब्रश शामिल है। इन्वेंशन है शूज की, उसका भी मेन फोकस यही था कि जो बुजुर्ग हैं, बहुत लोग नहीं चल पाते, पहाड़ों पे चलने के लिए हमें बैंड होना पड़ता है, हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, तो उसका क्या इलाज है? उसका ये इलाज है कि हम लोग स्टेयर्स बना रहे हैं। अगर हम वैष्णो देवी का एक एग्जांपल है कि वहाँ पे भी स्टेयर्स बनी हुई है और साथ ही एक ट्रैक भी बना हुआ है पैदल। कुछ लोग ट्रैक पे चलते हैं, कुछ लोग वहाँ चलते हैं, पर हम स्टेयर्स बना रहे हैं। हम ऐसा शूज़ क्यों नहीं बना सकते कि जब हम उसको इंक्लाइन सरफेस पे रखें तो वो फ्लैट हो जाए नीचे से? तो वही सेम कॉन्सेप्ट है जो डेवलप किया गया। इसमें बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म्स को यूज़ किया गया और ये शूज़ इस तरह का है कि ये नीचे आप अगर कोई पत्थर आएगा या कुछ भी आएगा तो वो उसको बीच में से शेप चेंज कर लेगा। वो आपको पैर के नीचे हमेशा एक फ्लैट सरफेस ही लगेगा, आपको हमेशा लगेगा कि आप फ्लैट पे ही चल रहे हैं। तो ये एक और इन्वेंशन है। समक्ष का कहना है कि उसके अनुसंधानों में आविष्कारों की यात्रा जारी है और आने वाले दिनों में वो इस बारे में और भी खुलासे करेगा। समक्ष की ये पहल वाकई सराहनीय है और उसकी सेवा भावना हर किसी के लिए प्रेरणा देने वाली है। पानीपत के संभालखा में 2 दुकानदारों को गोली मारने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। संभालखा में व्यापारियों ने पंचायत कर प्रशासन को बदमाशों को पकड़ने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। पानीपत के समालखा में 2 दुकानदारों को गोली मारने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बीते रोज कुछ बदमाशों ने दुकानदारों पर गोली बरसा दी थी। बदमाशों के करतूत सीसीटीवी में कैद हुई तो इस फुटेज ने सबको दंग कर दिया। तस्वीरें बताती है कि इन बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं था। लूट के इरादे से एक दुकान में घुसे इन लुटेरों ने सबसे पहले पीड़ित दुकानदार को डराया, धमकाया, फिर कैश लूटने लगे। जब पीड़ित दुकानदार ने इन लुटेरों का सामना करने की कोशिश की तो इन बेखौफ अपराधियों ने सीधे दुकानदार को बिना सोचे समझे गोली मार दी। घटना को 3 दिन बीत जाने के बाद भी मामले में पुलिस के हाथ खाली है, जिसके बाद अब व्यापारियों ने पंचायत कर पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया। आज हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। मुझे सुनने में आया है, झूठी खबर है सच्ची खबर है। कल से मैं कितने प्रयासों में लगा हूं शायद मैं दिखाने की कोशिश कम करता हूं, मैं काम करने की ज्यादा करता हूं। दिखाने का मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे काम करने का शौक है। मेरे भाइयों, जितना मैं कल से प्रशासन के टच में हूं, चाहे वो एडीजी लैंड ऑर्डर है, चाहे डीजीपी हरियाणा है, चाहे एसएसपी है, चाहे आईजी रेंज है, ऐसे कुछ सुनने में आया मुझे झूठ है सच है। अब कुछ बदमाश पकड़े गए हैं। एक वहीं विधायक धर्म सिंह छोक्कर ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि 72 घंटे तक आरोपियों की गिरफ्तारी करे, नहीं तो पूरा बाजार बंद करेंगे। प्रशासन को, सरकार को आज चेतावनी दे रहा हूं। आप बताओ कितना? ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे का अल्टीमेटम है प्रशासन और सरकार को। सोमवार, मंगलवार, बुधवार नहीं तो मेरे भाइयों, हम जैसे डग साहब ने कहा, पूरा बाजार बंद करेंगे। और उधर मैं तो थारा भाई हूं, थारा सेवक हूं, उधर को दुकान खोल के दिखाइयो। मैंने डंडे माले कर दिखाई खोल कर। दरअसल बाइक सवार बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारी थी। रिंकू और विनोद कुमार नाम के लोगों को गोली मारी गई। एक घायल किराना दुकान चलाता है, जबकि दूसरा पीड़ित पूर्व एमसी का भतीजा है। फिलहाल संभालका पुलिस केस की जांच में जुटी है। वहीं स्थानीय विधायक धर्म सिंह छोक्कर ने प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस इस गुत्थी को कब तक सुलझा पाती है। हरियाणा में नशा तस्करों पर सख्ती से शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में कनीना में एक बार पुलिस को फिर से सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। प्रदेश में जहां एक तरफ नशा तस्कर एक्टिव है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी फुल एक्शन मोड में है। गश्त के दौरान टीम ने एक बाइक सवार को धर दबोचा, जिसके पास से 10 किलो गांजा बरामद किया गया।
टीम को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद ने सहलंग से आगेहार सड़क मार्ग पर नाकेबंदी शुरू की। तभी एक बाइक सवार तेज रफ्तार से आया, जिसे पुलिस ने सड़क पर रुकवाने का इशारा किया तो बाइक सवार ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक सवार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस की माने तो गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई। युवक को लेकर कई बार सूचना मिली थी, जिसके बाद मौका देखते ही युवक को पकड़ा गया। कल हम दौरान गश्त थे अपना खेड़ी तलवाना रोड पर, तो खेड़ी तलवाना से जो अगियार रोड जा रहा है उस रोड के ऊपर हमें मुखबर ने सूचना दी कि ऐसे एक मोटरसाइकिल पर एक लड़का कट्टे में गांजा लेकर आएगा, जिसकी सूचना को सही मानकर नाकाबंदी की और जब इसको आते देखा तो पुलिस पार्टी को देखकर वापस चलने लगा, तो इसको हमने काबू किया और चेक किया तो इसके कट्टे में मादक पदार्थ गांजा था। तो हमने इससे तलाशी लेने बारे कहा तो इसने कहा कि मैं तहसीलदार या अपना मजिस्ट्रेट से तलाशी दूंगा। तो नायब तहसीलदार मैडम मौके पे पहुंची और उन्होंने इनकी तलाशी ली और तलाशी के दौरान इसके पास से 10 केजी गांजा बरामद हुआ है, जिसको पूछताछ पर हमें पता चला है कि ये पहले भैंसों की गाय की डेयरी कर रखी थी और गाय भैंसों की डेयरी में इसको नुकसान पहुँचने के कारण ये इस नशे के काम में लग गया और करीबन पिछले 6 महीने से ये नशे का काम कर रहा है। और अभी हमें पता करा है कि ये पीछे से राजस्थान में कोई बवाना है, वहाँ से किसी आदमी से फ़ोन पर संपर्क करके और वहाँ से लाता है। आदमी का नाम पता इसे पता नहीं, लेकिन खाली फ़ोन पर उसको बुलवाता है तो वो जगह बदल बदल कर इसको गांजा सप्लाई करता है। तो अभी इसको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और आगे उस आदमी के प्रयास किए जाएंगे गिरफ्तारी। फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले में जांच जारी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में और क्या कुछ सामने आता है। रोहतक के आर्यानगर में हथियार के बल पर हुई लूट की वारदात की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रोहतक पुलिस की CIA 1 टीम इन दिनों एक्शन मोड में है। टीम ने आर्यनगर कॉलोनी में हथियार के बल पर सराफा के एक कारीगर के घर पर हुई लूट की वारदात को चंद घंटों में सुलझा दिया। दरअसल हाल ही में 4 लुटेरों ने पिस्तौल के बल पर करीब 3.5 लाख की गहनों की लूट की थी। चारों लुटेरे गली में लगे CCTV कैमरे में कैद हुए। वहीं जब CCTV पुलिस के हाथ लगी तो पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकी। हालांकि अभी चौथा आरोपी फरार है, लेकिन पुलिस लगातार तलाश में जुटी है। DSP गोरखपाल राणा की माने तो एक व्यक्ति से कुछ बदमाश पिस्तौल के बल पर लाखों की लूट को अंजाम देकर फरार हुए। पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 4 जन आए थे, कोई 1 घंटा पहले मैं मौके पर पहुंच गया हूँ और सामान था सोने का। हाँ, इसके सेल में सबको मारे हैं। क्या क्या लेके गए थे? मोबाइल लेके गए, मोबाइल क्या क्या सामान है? सामान सोने का जो काम करते हैं। ये आर्यनगर में पूछा ना आप कितना ग्राम सोना? कॉम्प्लेक्स से ये बिल्डिंग खड़ी है इसी में जेल नहर व राजीव गांधी स्टेडियम के पास से पकड़ा है। इनसे 2 पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वारदात इन्होंने मान ली। एक चोरी की मोटरसाइकिल भी इनके पास और एक और चोरी इन्होंने की हुई थी, मतलब 2 देव कॉलोनी में है वो। तो टोटल ये 2 चोरियाँ इनकी वो और एक तीसरी ये है वारदात है। बाकी इनका अभी और खुलासा करने के लिए इनका रिमांड जो हाथ लिया जाएगा, बाकी रिकवरी का सामान बरामद करेंगे। फिलहाल मामले में एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। देखना यह होगा कि कब तक पुलिस इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर पाती है। बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में रेहड़ी लगाने वाले विक्रेताओं ने मार्केट कमेटी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के सामने अपनी मांगे भी रखी। बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में रेहड़ी लगाने वाले लोगों का मार्केट कमेटी के खिलाफ धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। स्ट्रीट वेंडर्स ने मार्केट कमेटी के अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल सब्जी मंडी में रेहड़ी लगाकर अपना गुजर बसर करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मार्केट कमेटी ने आदेश जारी किए हैं कि उन्हें रेहड़ी लगाने के लिए 3000 रुपए किराया जमा करना होगा। फीस जमा कराने के बाद ही स्ट्रीट वेंडर्स अपनी रेहड़ियां लगा पाएंगे। हमारा जी हम 2 दिन हो चुके हैं, हमारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं हो पाई है, ना कोई सुनवाई हो रही है।
इसलिए मजबूरी में हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। क्या वजह है? क्या वजह ये है कि जी हम 6-7 दिन से मार्केट कमेटी हमें परेशान कर रही थी तो 3,000 रुपये पर मंथली मांगना शुरू कर दिया। किराया भरो तो यहाँ रेहड़ियाँ लगेगी, नहीं तो नहीं लगेंगी। तो हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, हम अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके हम अपना 2 पैसे की आमदनी करके अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम 3,000 रुपये अगर ये ऐसे चलता रहा तो हम कहाँ से पैसे भरें। बता दें कि प्रशासन के इस फैसले के बाद सैकड़ों स्ट्रीट वेंडर्स के सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि अगर वो 3,000 रुपए रेहड़ी का किराया देंगे तो अपना गुजर बसर कैसे करेंगे। लिहाजा स्ट्रीट वेंडर्स ने प्रशासन से मंडी के अंदर रेहड़ी लगाने की भी मांग की है। जी हाँ जी, क्या समस्या? यहाँ तो मार्केट कमेटी वाले हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी रेहड़ियाँ कोई नहीं लगाने देते, हमारे कांटे तराजू उठा लिए जाते हैं। 1 हफ्ते से हमारे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ठीक है, हमारे से 3,000 रुपये मांगते हैं। जब 3,000 रुपये दोगे तो आप लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे। हमारे को मंडी से बाहर निकाल रहे हैं। रोड पे जाए तो हमारे को पुलिस वाले डंडे मारते हैं, चालान काट देते हुए भी 500 रुपये रोज़ हम कहाँ से देंगे गरीब आदमी। हम 300-400 रुपये रोज़ कमाते हैं। वैसे अभी कोरोना से मारे हुए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है हमारी रेहड़ियाँ साइड में लगा दो जी। ठीक है, हम जहाँ लगाएंगे हम वहाँ लगा लेंगे। रेहड़ी लगाने वाले विक्रेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें मंडी के अंदर ही रेहड़ी लगाने की परमिशन दी जाए ताकि वे 2 वक्त की रोटी कमा सकें। अब देखना ये होगा कि प्रशासन रेहड़ी विक्रेताओं की मांग पर कब तक गौर करता है।